Students, welcome to the IB Technical classes. Now we are going to discuss about PYQ questions of 2019 event of electrical machine. चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवनेट है। बोला गया है कि इन डीसी मशीन वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड फॉर गेटिंग क्या बोला गया है इसमें कि डीसी मशीन के अंतर्गत जब हम लोग वेव वाइंडिंग का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें आपका करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग क्या होने वाली है। अब पहली बात, जब हम लोग डीसी मशीन के अंतर्गत वेव वाइंडिंग की बात करते हैं तो उसमें ये बताइए नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ्स कितना होते हैं। तो आपको पता होगा नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ्स कितना होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं लैप वाइंडिंग की तो उसमें आपका नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ्स कितना होते हैं, नंबर ऑफ़ पोल्स के बराबर होते हैं। और ये किस केस में होता है, तो सिंप्लेक्स के केस में होता है। ठीक है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के केस में होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात करते हैं तो उस केस में जो नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो 2 टाइम्स ऑफ द पोल्स के इक्वल्स होते हैं। उसी प्रकार अगर मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, एम इंटू पी होता है ना। मल्टीप्लेक्स के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ्स होते हैं एम इंटू नंबर ऑफ़ पोल्स के बराबर होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है आपका कि डीसी मशीन के अंतर्गत जब वेव वाइंडिंग को एम्प्लॉयड करते हैं तो उस केस में आपका करंट रेटिंग वोल्टेज रेटिंग क्या होने वाला है। अब बताइए, जिसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कम होगा ऑब्वियसली बात है कि उसमें उसका करंट रेटिंग भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपका करंट केवल 2 ही पाथ्स में डिवाइड होगा। और जितना ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स में आपका पैरेलली पाथ्स में डिवाइड होता है करंट, उसका मतलब ओवरऑल उसका करंट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन और लो करंट रेटिंग के लिए होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट। तो ऑप्शन बी देखिए आप लोग, लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। बोला गया है कि द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स फॉर अ 6 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग विल बी। मैंने पहला बताया था कि लैप वाइंडिंग के केस की बात करेगा तो उसमें डुप्लेक्स की बात करेगा तो नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ्स जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ़ पोल्स के बराबर होता है। तो बताइए पोल्स कितना दिया है, 6 दिया है, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ ए डीसी मशीन। इसमें बताना है कि डीसी मशीन के जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें कौन सा पार्ट जो होता है वो डीसी मशीन का नहीं होता है। ठीक है, देखिए तो पहला ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग तो होता है आपका डीसी मशीन के, जो ये डीसी मशीन हो गया तो इस डीसी मशीन के 2 पार्ट्स, एक आर्मेचर एक रोटर। तो इस आर्मेचर पर क्या होता है आपका फील्ड वाइंडिंग होता है और आपके रोटर पर क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग रखा गया होता है ना। और कम्यूटेटर क्या होता है, तो कम्यूटेटर आपका क्या होता है, शाफ्ट पर होता है ना। वहाँ वो किस लिए यूज किया जाता है, तो कन्वर्टर के जैसा यूज किया जाता है, डीसी को एसी और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन डैम्पर जो वाइंडिंग होता है वो आपका एसी मशीन का पार्ट्स होता है। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, तो सिंक्रोनस मशीन के अंतर्गत करते हैं। किस लिए, तो हंटिंग को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया कि इन डीसी मशीन स्पार्किंग एट द ब्रशेज इज ड्यू टू। डीसी मशीन के अंतर्गत स्पार्किंग जो होता है वह किसकी वजह से होता है। तो आपने डीसी मशीन जब पढ़ा होगा तो स्पार्किंग की बात आती है। स्पार्किंग की बात कब आती है, तो हम लोग जब कम्यूटेशन प्रोसेस पढ़ रहे होंगे। कम्यूटेशन आपका 2 प्रकार का होता था। एक तो आपका होता था क्या, रजिस्टेंस कम्यूटेशन, और एक आपका होता है डिलेड कम्यूटेशन। जब आप डिलेड कम्यूटेशन की बात करते हैं तो डिलेड कम्यूटेशन में क्या होता था, एक आपका टर्म आता था इंडक्टेंस का इफेक्ट। क्यों इंडक्टेंस का इफेक्ट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डीसी मशीन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग इंडक्टेंस के इफेक्ट को क्या करते थे, निग्लेजिबल मान के चलते थे। लेकिन जैसे ही आप लोग कम्यूटेशन प्रोसेस पढ़िएगा तो इंडक्टेंस को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसको निगलेक्ट करना अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है ना। तो इसको लॉन्ग टर्म तक हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसको, तो इंडक्टेंस को। तो जब हम लोग डिलेड कम्यूटेशन की बात करते हैं तो इस इंडक्टेंस के चलते आपका क्या होता है, कम्यूटेशन प्रोसेस के दौरान एक आपका
रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलप हो जाता है इस इंडक्टेंस के चलते, ठीक है। और इसी के चलते आपका डीसी मशीन के अंतर्गत क्या होता है, कम्यूटेशन प्रोसेस जब होता है तो उस दौरान आपका क्या होता है, स्पार्किंग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन डीसी सीरीज मोटर द टॉर्क डेवलप बिफोर मैग्नेटिक सेचुरेशन। अब डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टॉर्क वर्सेस डीसी सीरीज की मोटर की अगर बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती थी, कुछ इस प्रकार से होती है। क्या होती है, इस प्रकार से होती है। ये आपका क्या हुआ, टॉर्क हुआ, और ये क्या हुआ आपका आर्मेचर करंट हुआ, ठीक है। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट की बात करें तो डीसी, जब आपने डीसी सीरीज मोटर पढ़ा होगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से आता था। यहाँ पर क्या आता था, आपका फ्लक्स जो होता था, जैसे ही हम लोग हाई करते थे आर्मेचर करंट के वैल्यू को, तो उसमें फ्लक्स भी क्या करता था, हाई करता था। और एक टाइम ऐसा आता था कि फ्लक्स क्या कर जाता था आपका, सैचुरेट कर जाता था। क्या कर जाता था, सैचुरेट कर जाता था। तो इस रीजन के बाद जब फ्लक्स सैचुरेट करता है तो जो आपका टॉर्क होता है, जो आपका टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, आर्मेचर करंट हो जाता है। लेकिन इस रीजन में आपका जो फ्लक्स है वो सैचुरेट नहीं करता है, इसलिए आपका टॉर्क जो होता है इस रीजन में आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। आई स्क्वायर क्या है, तो आपका आर्मेचर करंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा ये बात कर ले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ ए 4-पोल डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड विल बी। आप जानते हैं कि सीरीज मोटर का आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते होंगे, तो ऑपरेशन के दौरान क्या होता है कि जैसे ही हम लोग डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे अप्लाइड, नो लोड पर क्या करते हैं, उसको ऑपरेट कराते हैं, तो इसकी स्पीड जो होती है काफ़ी एनॉर्मसली क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। मतलब काफ़ी इन्फिनिटिव तक पहुंच जाती है, जो कि डेंजरस होता है। डेंजरसली क्या हो जाता है, हाई हो, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, डी आंसर होगा। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर इज। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा शंट मोटर का, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आपने शंट मोटर का पढ़ा होगा तो कुछ इस प्रकार से आता था। ये टॉर्क होता है, ये स्पीड होता है। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार से आता है। ये कब आता है, जब हम लोग इसमें आर्मेचर रिएक्शन को एक्चुअली जो होता है इस प्रकार से आना चाहिए, लेकिन जब आर्मेचर ये जब आपने मशीन के अंतर्गत पढ़ा होगा, जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसमें कुछ ड्रॉपेज के चलते इसका जो कर्व होता है कुछ इस प्रकार से ट्रेस होता है, यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉपिंग होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये किस केस में होता है, जब आपने आर्मेचर रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, तब का ये कर्व होता है। लेकिन जैसे ही आप आर्मेचर रिएक्शन को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो इसका जो कर्व आता है ये वाला आता है, इसका कर्व ये वाला आता है। जब ये आपने आर्मेचर रिएक्शन को क्या किया है, कंसीडर किया है, क्या किया है, कंसीडर किया है, तब आपका ये ग्राफ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि अ 3 पॉइंट स्टार्टर इज कंसीडर्ड सूटेबल फॉर विच डीसी मोटर। कौन से डीसी मोटर के लिए आपका जो 3 पॉइंट स्टार्टर है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा एक शंट मोटर और एक कंपाउंड मोटर के लिए आपका जो 3 पॉइंट स्टार्टर है वो सूटेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर की बात करते हैं तो उसी मोटर के अंतर्गत यूज किया जा सकता है जिसमें आपका फील्ड करंट जो है वो नैरो रेंज में वैरी करे। तो आपका शंट मोटर और जो कंपाउंड मोटर होता है इसमें आपका जो डीसी जो आपका फील्ड करंट होता है वो नैरो रेंज में क्या करता है, वैरी करता है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन। अब मैं जब आप ट्रांसफार्मर में आप लोग को पढ़ा रहा था तो उस टाइम आप लोग को याद होगा, जब मैं ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा था इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपके ट्रांसफार्मर में जब आपका
क्या होता है, इंडक्शन होता है, तो इंडक्शन के केस में आपका क्या होता है, कुछ लीकेज फ्लक्स होता है और इसी लीकेज फ्लक्स के चलते आपका क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को कंसीडर किया जाता है। एक्चुअली जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो आपके ट्रांसफार्मर में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है एक्चुअली आपका ट्रांसफार्मर में क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअली एग्जिस्ट क्या करता है, आपका लीकेज करंट होता है। अब जितना ही आपका लीकेज अधिक होगा ट्रांसफार्मर के अंतर्गत, उतना ही आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू हाई होगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ट्रांसफार्मर के अंतर्गत किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, तो लीकेज फ्लक्स के ऊपर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या बोल रहा है कि अ ट्रांसफार्मर इज सप्लाइंग अ प्योरली रजिस्टिव लोड, द पावर फैक्टर ऑन प्राइमरी साइड विल बी। प्राइमरी साइड पर आपका पावर फैक्टर क्या होगा, जब आपका ट्रांसफार्मर जो है रजिस्टिव लोड को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो प्राइमरी साइड पर आपको बताना है कि पावर फैक्टर क्या हुआ। तो ये आपका होता है 0.95 लैगिंग होता है। क्या होता है आपका पावर फैक्टर, 0.95 लैगिंग होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मेरा क्या होगा। क्या बोल रहा है कि द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर गिव्स। अब बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट जब मैंने ओपन सर्किट केस के में बताया था तो उसमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस प्रकार से आता था। ठीक है, अब ये जो ओपन सर्किट टेस्ट होता था किस पर परफॉर्म करते थे इस ओपन सर्किट टेस्ट को, तो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर क्या होता था, मेरा ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म होता था। सही है इतना तक। तो बोल रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर गिव्स क्या देता है। तो आप देखिए ओपन सर्किट टेस्ट के अंतर्गत शंट ब्रांच, ये जो ब्रांच होता है आपका क्या देता है, लॉस, कोर लॉस देता है ना, कोर लॉस देता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो रहा है, द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विथ लो। यानी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कब हाई होगी। तो आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का किसी भी चीज़ की अगर एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कब हाई होगी, जब उसमें लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो आपका जब कॉपर एंड आयरन लॉस दोनों आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस केस में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, बढ़ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एडी करंट लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस्ड। अब बात करते हैं एडी करंट ट्रांसफार्मर। आपका कोर लॉस जो होता है दो प्रकार का होता था, एक तो होता था हिस्टैरिसीस लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बात करते थे कोर लॉस में दो प्रकार का होता है, एक हिस्टैरिसीस, एक एडी करंट लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस को जब मुझे कम करना होता था तो मैं क्या कर रहा था, सीआरजीओ कोर का यूज करता था, है ना। कोर को किस लिए, सीआरजीओ का यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि इसकी क्या होते हैं, जो आपका क्या पढ़े हैं, एक बीएच कर्व पढ़े होंगे, तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना होता था तो अब बीएच कर्व इस प्रकार से ट्रेस होता था, कुछ इस प्रकार से। बीएच कर्व क्या होता था, कुछ इस प्रकार से ट्रेस होता था। और ये आपका क्या होता था, मैग्नेटाइजिंग कर्व, ये मैग्नेटाइजिंग कर्व और ये डीमैग्नेटाइजिंग कर्व, इन्हीं दोनों बीच के रीजन को हम लोग क्या बोलते थे, हिस्टैरिसीस लूप बोलते थे। और इन्हीं लूप के रीजन के वजह से जो आपका लॉस आता था उसको हम लोग बोलते थे हिस्टैरिसीस लॉस बोलते थे। क्या बोलते थे, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन, और एडी करंट लॉस को अगर मुझे कम करना होता था, तो एडी करंट लॉस को मुझे कम करना था तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जो मेरा कोर शीट होता उसको पतला पतला शीट्स में क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे, है ना, और बीच में इंसुलेशन भर देते थे। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है कि एडी करंट लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस्ड कब, तो लैमिनेशन आर थीन। जितना ही आपका लैमिनेशन जो होगा पतला होगा उतना ही आपका एडी करंट लॉस जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉल लॉस इज निग्लेजिबल बिकॉज। अब बताइए शॉर्ट सर्किट टेस्ट की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, एलवी साइड को क्या करते थे, शॉर्ट करते थे, है ना, और एचवी साइड हम लोग सप्लाई देते थे। सही है, तो
एलवी साइड को हम लोग उसमें क्या करते थे, शॉर्ट करते थे। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बोल रहा है कि कोर लॉस इज निग्लेजिबल। क्यों निग्लेजिबल होता था, क्यों निग्लेजिबल होता था शॉर्ट सर्किट टेस्ट में? क्योंकि आपका क्या होता था कि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग था उस केस में हम लोग क्या करते थे, लो वोल्टेज को कनेक्ट करते थे। अब जानते हैं कि कोर लॉस जो होता है वो V²/R होता है। जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते थे, वोल्टेज को कम रखते थे, तो उस केस में क्या होता था, मेरा इसके थ्रू जो म्यूचुअल फ्लक्स होता था वो भी क्या होता था, कम इंड्यूस होता था कि नहीं होता था, कम इंड्यूस होता था, और लॉसेस भी आपका क्या होता था, मिनिमाइज होता था। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला बोला है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए HV वाइंडिंग इज वेरी स्मॉल एंड हेंस स्मॉल म्यूचुअल फ्लक्स। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि इन ऑटो ट्रांसफार्मर द पावर इज ट्रांसफार्मर टू द लोड सर्किट। तो आप जब ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने पढ़ाया था, जब मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा था, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, एक ही वाइंडिंग पर एक टैप प्रोवाइड करके सेकेंडरी वाइंडिंग बना लेते थे, है ना। तो इस वाइंडिंग में जो टैप प्रोवाइड करते थे वो इलेक्ट्रिकली क्या होता था, कनेक्टेड होता था। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इसमें जो कंडक्शन, इसमें जो पावर ट्रांसमिट होगा वो कंडक्शन के भी थ्रू होगा और एक इंडक्शन के भी थ्रू होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंतर्गत जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो बाई बोथ होता है। क्या होता है, तो कंडक्शन और इंडक्शन दोनों के इफेक्ट के चलते होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स डैश पार्ट टू द मेन फ्लक्स। तो आप जानते हैं ट्रांसफार्मर के केस में आपका जो आयरन कोर होता है वो लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि एट 50 हर्ट्ज अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज हिस्टैरिसीस लॉस 200 वाट एंड एडी करंट लॉस ऑफ 100 वाट, कोर लॉस एट 60 हर्ट्ज ऑपरेशन। बोला गया है कि 50 हर्ट्ज पर जब हम लोग ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करा रहे हैं तो उस केस में जो मेरा हिस्टैरिसीस लॉस है वो 200 वाट हो रहा है और एडी करंट लॉस जो है 100 वाट हो रहा है। तो हमको बताना है जब मैं इसी ट्रांसफार्मर को 60 हर्ट्ज पर क्या करूँ, ऑपरेट कराऊँ, तो ये दोनों लॉस क्या होने वाली हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि एडी करंट लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर होता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो KE/F²। KE क्या है, तो आपका एडी करंट कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो अब बताइए एडी करंट का वैल्यू दिया है कितना, एडी करंट लॉस कितना हो रहा है, तो 100 वाट हो रहा है। कितना हो रहा है, 100 वाट हो रहा है। के इज़ द कांस्टेंट होता है और एफ फ्रीक्वेंसी कितना पर हो रहा है, तो 50 हर्ट्ज पर हो रहा है। कितना पर हो रहा है, तो 50 हर्ट्ज पर हो रहा है। जब आप के ई को सिंगल कीजिएगा, जब आप क्या कीजिएगा, के ई को सिंगल कीजिएगा तो के ई का जो आपका वैल्यू होने वाला है वो कितना हो जाएगा, तो आपका जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 1/25 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये मेरा के ई का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, के ई यानी कोएफिशिएंट ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस हमको फाइंड आउट होगा। अब हमको फाइंड आउट करना है, एक और केस दिया गया है कि 50 हर्ट्ज पर ही मेरा जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो 200 वाट हो रहा है। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो जैसे ही हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए इक्वल का सिंबल देते हैं तो वहाँ पर KH कोएफिशिएंट आता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट इनटू फ्रीक्वेंसी हो जाता है। अब हिस्टैरिसीस लॉस कितना दिया है, 200 वाट। अब KH तो आपका कांस्टेंट हो गया और F क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है। तो जब 50 हर्ट्ज है तो जब आप KH को सिंगल कीजिएगा तो 200/50 हर्ट्ज, जब इसको कट करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो आपका दोनों चीज़ का वैल्यू मिल गया। कौन कौन सा, तो एक आपको मिल गया एडी करंट कोएफिशिएंट कितना हो गया आपका, तो 1/25 हो गया। KH का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो 4 हो गया। तो अब बताइए एडी करंट लॉस जो होगा वो कितना होगा, तो एडी करंट लॉस क्या होता है, तो KE/F² होता है। अब KE का वैल्यू रख दीजिए इसमें, KE का वैल्यू कितना है, 1/25 है और आपका F² फ्रीक्वेंसी कितना पर निकालना है, तो 60 हर्ट्ज। तो 60 हर्ट्ज का स्क्वायर, जब इसको आप कट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका जो वैल्यू है, ये आपका जो वैल्यू है कितना निकल के आएगा, एडी करंट लॉस का एट 60 हर्ट्ज, तो ये आपका आएगा 144
वॉट आ जाएगा, ठीक है, 60 हर्ट्ज पर। अब बात करते हैं क्या आपका, तो हिस्टैरिसीस लॉस की। तो हिस्टैरिसीस लॉस कितना आएगा, तो उसी प्रकार से के एच इंटू एफ हो जाएगा। तो के एच का वैल्यू कितना आया था, 4 इंटू आया था, और 60 हर्ट्ज पर बताना है तो कितना आ जाएगा, 240 हर्ट्ज आ जाएगा, 240 हर्ट्ज जाएगा। तो अब बताइए कोर लॉस जो होता है वो क्या होता है, हाँ, आयरन लॉस जो होता है वो क्या होता है आपका, एडी करंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो एडी करंट लॉस हिस्टैरिसीस लॉस होता है, तो सिंपली आप दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, एडी करंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस कितना आया था, 144, हिस्टैरिसीस लॉस 240, दोनों का ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 384 वॉट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या हो रहा है कि इन आइडियल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हैव। अब जैसे ही हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो जब मैं आप लोग को आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा था तो उसमें दो बात आती हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में जैसे ही आइडियल की बात करते हैं तो दो चीज़ होती है। तो पहला बात कि परमिएबिलिटी जो होती है वो टेंस टू इनफाइनाइट होती है, और आपका जो रजिस्टेंस होता है वो टेंस टू क्या होता है, जीरो होता है। जब आपकी परमिएबिलिटी हाई होगी, रजिस्टेंस जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना आपने पावर सोर्स साइड अप्लाई किया वो डिलीवर हो जाएगा लोड साइड पे, आइडियल के केस में। तो देखिए द इन आइडियल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग शुड हैव द मैक्सिमम रजिस्टेंस, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है लीस्ट रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी साइड एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑन सेकेंडरी साइड, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन इक्वल रेजिस्टेंस ऑन आइदर साइड, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी नो ओमिक रेजिस्टेंस ऑन आइदर साइड, हाँ, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने बताया भी है क्या होता है, टेंस टू जीरो होता है, किस केस में, तो आइडियल के केस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कनेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल गिव हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज। अब देखिए हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज किस केस में बोल रहा है कि कौन सा कनेक्शन। अब इसमें बोला गया है 3 फेज की बात की गई है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में जब भी आप 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो दो कनेक्शन होते हैं। एक तो आप दो कनेक्शन की बात किया जाता है मेनली रूप से, आपका कनेक्शन की अगर बात करें तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है, डेल्टा डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा की बात की जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन में बोला गया कि सेकेंडरी साइड वोल्टेज कब हाई होगा, कौन से कनेक्शन को रखना पर। अब जानते हैं कि डेल्टा के केस में आपका जो फेज वोल्टेज होता है, जो आपका फेज वोल्टेज होता है वहीं आपका क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है, वहीं आपका क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है। किस केस में, डेल्टा कनेक्शन के केस में। अब जैसे ही आप स्टार कनेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स ऑफ द क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डेल्टा कनेक्शन में डेल्टा साइड को प्राइमरी रख रहे हैं और स्टार को सेकेंडरी रख रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही आप डेल्टा को प्राइमरी रखेंगे तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या है आपके, सेम है। तो जैसे ही आप फेज वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो सेकेंडरी साइड जाकर आपका क्या होगा, सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्शन है, अगर स्टार कनेक्शन सेकेंडरी साइड अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि √3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्या होगा, √3 टाइम्स वोल्टेज बढ़ जाएगा। किस केस में, जब आप प्राइमरी साइड डेल्टा रखेंगे और सेकेंडरी साइड स्टार रखेंगे, प्राइमरी साइड डेल्टा रखेंगे और सेकेंडरी साइड स्टार रखेंगे, तो आपका जो वोल्टेज है वो √3 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं क्या दिया है, प्राइमरी डेल्टा एंड सेकेंडरी डेल्टा। ये नहीं होगा क्योंकि दोनों के केस में दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेकेंड बात बोल रहा है प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी स्टार, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड ऑन एसी सर्किट फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात किया था, तो रेंज एक्सटेंशन दोनों की बात किया था, वोल्ट मीटर और एमीटर। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए तो आपका एक ईयर का ये 2019 का इवेंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।